महजूद कहानियां बाय सिद्धांत मिश्रा। मैं ईस्टर्न यूरोप में पला बड़ा हूँ और ऐसी कहानियाँ सुनता रहा हूँ जो हमारे घरों से भी पुरानी थी। ऐसे घर जो खुद सदियों पुराने थे। मेरे दादा दादी और मेरी माँ सर्दियों की लंबी शामों में जब ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता था ये कहानियाँ सुनाया करते थे। ये उन्हीं कहानियों में से एक है जो मेरे परदादा की है। वो एक बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान थे। वो ठीक गांव के जंगल के बगल में रहते थे। उस जंगल में काफ़ी घने और पुराने पेड़ थे। उस समय वो जंगल स्टेट को बिलोंग करता था। एक किसान अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर सकता था और अपनी फसल खुद काट सकता था, लेकिन उसके घर के आसपास के पेड़ों पर उसे पाबंदी थी। लकड़ी खरीदना काफ़ी महंगा था और वहाँ सर्दी बहुत थी, इसलिए कई बार लोग रात के अंधेरे में जंगल में घुस जाते थे और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप लकड़ियाँ काटते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें वो मिलेगा जो सरकार उन्हें देने से मना करती थी। एक सर्दी की रात में मेरे परदादा ने सोचा कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। परिवार का लकड़ियों का ढेर कम हो गया था और दरवाज़ों के चौखटों के नीचे बर्फ़ जमने लगी थी। उन्हें अपनी हरकत पर कोई गर्व तो नहीं था जो वो करने वाले थे, क्योंकि उन्हें लकड़ियाँ छुटाना पाप लगता था, लेकिन अपने परिवार को ठंड से मरने देना उससे भी बुरा होता। वो जंगल में काफ़ी अंदर तक चले गए। उन्हें इतनी दूर जाना था कि उन्हें कोई ढूंढ न सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने पेड़ों के तनों के बीच टिमटिमाती एक और लालटेन देखी। एक और आदमी उन्हीं की तरह शांति से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो आदमी तो उनका पड़ोसी था। ये देखकर दोनों को राहत मिली। उन्होंने धीमी आवाज़ में एक दूसरे को हेलो किया और दोनों ने साथ रहने का डिसाइड किया। दोनों घंटों काम करते रहे। वो लकड़ियों को सावधानी से काटने लायक टुकड़ों में काटते और उन्हें अपनी गाड़ियों में डालते। तभी उन्हें एक सरसराहट सुनाई दी। दोनों अपनी अपनी जगह पर रुक गए। कभी कभी भेड़िए वहाँ घूमते थे और सोल्जर्स भी, लेकिन एक पेड़ के पीछे से एक छोटी सी काली बकरी निकली। उसकी फर इतनी काली थी कि वो लालटेन की रोशनी को सोख रही थी और उसके छोटे छोटे सींग नीचे की ओर मुड़े हुए थे। वो स्थिर खड़ा उन्हें बस देखता रहा। परदादा जी के पड़ोसी ने फुसफुसाते हुए कहा कि गांव में किसी ने उसे खो दिया होगा, लेकिन बकरे का मतलब मांस होता है और मांस का मतलब है जिंदा रहना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उस बात को एक्सेप्ट किया जो दोनों में से कोई भी कहना नहीं चाहता था। वो दोनों धीरे धीरे बकरी के पास पहुंचे, जो ना तो दौड़ी और ना ही कोई आवाज़ की। वो बस घूर रही थी। उन्होंने गाड़ी से एक बोरा निकाला और साथ मिलकर बकरी को बोरे के अंदर डाल दिया। बोरे के अंदर जाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से छटपटाने लगी। उन्होंने बोरे को बंद किया और जंगल के किनारे की ओर चल पड़े, पर कुछ ही कदम चलने के बाद बोरा इतनी ज़ोर से हिला कि मेरे परदादा उसे लगभग गिरा ही देते। बकरी अंदर ही अंदर उछल कूद कर रही थी और उसका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था। पर उसी ने दूसरे सिरे को पकड़ लिया और गालियाँ देते हुए बोला कि इसका वज़न इतना भारी क्यों होता जा रहा है। और उसी पल मेरे परदादा के जीवन की सबसे भयानक घटना घटी। बोरे के अंदर से वही शब्द बिल्कुल उसी लहजे में दोहराए जा रहे थे जो उनके पड़ोसी ने अभी अभी कहे थे। इसका वजन इतना भारी क्यों होता जा रहा है? दोनों आदमी कांपते हुए अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने बोरे से आती आवाज़ साफ सुनी थी। डर से कांपते हुए मेरे परदादा ने पल भर में फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली, बोरे पर निशाना साधा और उसके आर पार गोली चला दी। गोली खामोश जंगल में गड़गड़ाहट के साथ गूंजी। उन्हें उम्मीद थी कि खून बहेगा और किसी मरते हुए जानवर की चीख निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोरा बिल्कुल हल्का हो गया और ज़मीन पर ऐसे गिर गया मानो वो खाली हो। उन्होंने उसे अपने बूट से लात मारकर खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, न खून न फर, कुछ भी नहीं। दोनों आदमी बस फटी आंखों से एक दूसरे को देखते रह गए। उनके पड़ोसी ने कांपते हाथों से क्रॉस का साइन बनाया। घर वापस आते समय उन्होंने कम ही बात की। जब वो आखिरकार लौटे
तो उन्होंने जल्दी से अपने घर के पीछे लकड़ियाँ जमा की, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें जंगल से बुला रहा हो। डर और ठंड के मारे उन्हें बहुत बुखार हो गया था। मेरी दादी के कई बार पूछने पर आखिरकार उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। तब से ये कहानी हमारी फैमिली में एक लोक कथा की तरह चलती आ रही है। कई लोगों का मानना था कि वो डेविल ही था जो कभी कभी अमावस की रात में किसी जानवर का रूप लेता है। अगर आप भी रात को सुनसान जंगलों में जाते हैं तो सावधान रहें, क्या पता कोई आपका भी इंतजार कर रहा हो। मैं वॉशिंगटन के सियाटल में अल के बीच पर एक घर में पली बड़ी, जहां मेरे परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम सैकड़ों नेटिव अमेरिकन की लाशों के ऊपर रह रहे हैं। ये बात हमें 1999 में पता चली, जब हमें हमारे पड़ोसियों ने ये बात बताई। मैं बचपन से ही पैरानॉर्मल चीज़ें फेस करती आ रही हूँ। पहले ये मेरे बचपन के घर में होते थे, फिर बाद में मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसमें, और अब ये मेरे बॉयफ्रेंड के घर पर हो रही हैं। एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड ऑफिस में था और मैं बाथरूम में नहा रही थी। तभी मैंने देखा कि वो बाथरूम के दरवाजे के पास से गुजरा और उसने मुझे मेरे नाम से बुलाकर हाय किया। मैंने भी उसे हाय किया और सोचा कि शायद वो कुछ लेने आया होगा। लेकिन जब मैं नहाकर बाहर निकली और हॉल में कदम रखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो अभी तक घर आया ही नहीं था और दूसरा कोई अंदर आ भी नहीं सकता था। मुझे कुछ अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस हफ्ते बाद में मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसा कहा जिस वजह से मैंने उससे पूछा कि क्या वो भूत प्रेतों में विश्वास करता है। उसने कहा हाँ, वो करता है। जब मैंने पूछा क्या उसने कभी भूत प्रेत देखे हैं, तो उसने ठीक उसी जगह की ओर इशारा किया जहाँ मैंने उस दिन उसे या उसके जैसे किसी चीज़ को देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता होगा, देखना तो दूर की बात है। तब उसने मुझे बताना शुरू किया कि एक दिन जब वो घर पर अकेला था तो उसे किचन से मेरी आवाज़ आ रही थी। वो कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि मैं घर पर तो थी ही नहीं। जब वो उठकर किचन में देखने गया तब वहाँ कोई नहीं था। उसने सारे रूम्स देख लिए लेकिन मैं कहीं नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि उसने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि वो नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा टेंशन लूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ ये डेमोनिक एक्टिविटीज़ है। मेरा पहले भी डीमन से सामना हुआ है, लेकिन जो मैंने पहले देखा था वो सिर्फ 12 फीट ऊंची काली परछाई के रूप में मेरे सामने आया था, जिसके थ्रू ऐसी डेमोनिक आवाज़ें आ रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस लगभग 12 घंटे तक चला। पहले मैंने परछाइयाँ देखी और लगभग 6 घंटे बाद मैंने आवाज़ें सुनी, पर फिर सब खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ क्यों हो रही हैं। अगर आप में से किसी के पास इसका जवाब है तो प्लीज़ मुझे बताएं। पिछले महीने मैं 2 दिन के काम के सिलसिले में एक होटल के कमरे में अकेली रही थी। मेरे कई कलीग्स उसी होटल में ठहरे थे, लेकिन हम सब के कमरे अलग अलग थे। मुझे याद है कि शुरुआत में मैं बहुत एक्साइटेड थी। अपने लिए एक शांत कमरा पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरा प्लान रिलैक्स करना, नेटफ्लिक्स देखना और सुबह के शिफ्ट से पहले पूरी रात को सोने का था। मैं रात के 9 या 10 बजे के आसपास सोने के लिए गई और सुबह 5 बजे के आसपास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बदल सा गया है। मैं अपनी राइट साइड लेटी हुई अचानक जाग गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बगल में मेरे बेड पर आकर बैठ गया हो। मैं मानो जम सी गई। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो जानता था कि अगर मैं मुड़ी तो मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आएगा। मुझे मेरे पीठ पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थी और अचानक रूम भी काफ़ी ठंडा हो गया था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं हिलडुल नहीं पा रही थी, पर मैंने मन ही मन में भगवान को याद करना शुरू कर दिया और तभी मुझे मेरे कानों में आवाज़ आई,
उसका नाम लेके कुछ नहीं होगा, नाम लेना है तो मेरा लो। और तभी मैं नींद से जागी। मेरे फ़ोन का अलार्म बज रहा था और सुबह के 6:30 बज रहे थे। ये एक सपना था, लेकिन ये सपने जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे को देखा। वहाँ अभी भी अंधेरा था, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने हाल ही में ऑनलाइन कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले वीडियो देखे थे और शायद वो डर मेरे सपनों में समा गया था, पर फिर भी मैंने ऐसा पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि वो एक सपना था या सच, और शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा। कल मैं अपने दोस्त के घर पर थी। हम 3 लोग थे और हमने एक ओइजा बोर्ड से खेलने का डिसाइड किया। हमने खुद एक बनाया और उससे सवाल पूछने शुरू किए। शुरुआत में हमें कुछ आत्माएं आती हुई महसूस हुई। एक आत्मा बहुत दयालु थी और हम उसके आसपास अच्छी एनर्जी महसूस कर सकते थे। हमें पता चला कि वो मेरे दोस्त के दादाजी थे। हमने उनसे कई सवाल पूछे ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो सचमुच वही थे। और फिर प्लानचेट धीरे से हिल गया और बोर्ड पर कुछ लेटर्स बन गए जिन्हें हम ठीक से नहीं समझ पाए। मैं देखने के लिए एक मोमबत्ती पास ले गई, लेकिन गलती से वैक्स बोर्ड पर गिर गया, इसलिए हमें एक और मोमबत्ती बनानी पड़ी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हमने वहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया है और शायद इसलिए एक अनजान आत्मा वहाँ आ गई। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो आत्मा कौन थी। उसने बताया कि उसका नाम जेकब था और उसकी मौत के समय वो 17 साल का था। मैं खुद 17 की थी और मेरे दोस्त भी जल्द ही 17 के होने वाले थे। उसने बताया कि उसकी मौत 1993 में हुई थी। हालांकि उसने हमें यह बात तुरंत नहीं बताई। उसने हमें कभी नहीं बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। जब हमने पूछा तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने मेरे दोस्तों के नाम और फिर मेरा नाम लिखना शुरू किया। हमने पूछा कि उसे हमारे नाम कैसे पता है और प्लानचेट ने बस नहीं की ओर इशारा किया। फिर उसने हमारे एक फ्रेंड का नाम बताया जिसका हमने उस दिन जिक्र तक नहीं किया था। जब हमने उस आत्मा से पूछा क्या वो इस वक्त हमारे साथ कमरे में है, तो उसने प्लानचेट को तेज़ी से हिलाया और उसे उस जगह की ओर मोड़ दिया जहाँ वो दावा कर रहा था कि वो बैठा है। फिर प्लानचेट ने SA लिखना शुरू किया और इससे पहले कि हम पढ़ना पूरा कर पाते वो तेज़ी से गोल गोल घूमने लगा। वो बार बार जूजू लिख रहा था। मैं बस देखती रह गई। मैंने जूजू और सासा को डीमंस के रूप में सुना था, लेकिन जूजू के बारे में मुझे अच्छे से बाद में पता चला। मैं उस आत्मा से रुकने के लिए चिल्लाई, लेकिन वो नहीं रुका और तभी कैंडल्स बुझ गई और कमरे में पूरा अंधेरा हो गया। हम तीनों दौड़कर बाहर भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जब हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। हम बार बार डोर नॉब घुमा रहे थे, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। और तभी हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। हमारा रो रो के बुरा हाल था और तभी दरवाज़ा खुल गया और हम दौड़ कर घर से बाहर भागे। आज तक मैं उस दिन को भुला नहीं पाई हूँ। मुझे बाद में पता चला कि जूजू एक खतरनाक डीमन है जो ओइजा बोर्ड से जुड़ा है, जिसे किसी भी हालत में कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने आज तक किसी ओइजा बोर्ड को हाथ तक नहीं लगाया है। ये 2018 की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त दोनों रूटीनली चर्च अटेंड करते थे, इसलिए स्पिरिचुअल बैटल्स, भूत प्रेतों, डीमंस और शैतान के बारे में बातें करना हम अक्सर करते थे। उसी दौरान नेटफ्लिक्स पर चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सब्रीना नाम का एक शो आया था। मैंने उसे देखा और अपने दोस्त को हर एपिसोड के बारे में बताया, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा डार्क और सैटेनिज्म पर फोकस्ड होता चला गया।
ये सिर्फ एक चुड़ैल की इंसानी दुनिया में ढलने की कोशिश के बारे में नहीं था। ये शो धीरे धीरे शैतान की पूजा के ऊपर फोकस्ड होता जा रहा था। मैं अपने दोस्त को शो के अजीबोगरीब और डिस्टर्बिंग पार्ट्स के बारे में बताता, जैसे कि बलि देना। वो मजाक करता, कहता कि अगर मैं वो सैटेनिक चीज़ें देखता रहा तो मैं शैतान को अपने दरवाजे पर खड़ा पाऊंगा या इसे देखने के लिए नर्क में जाऊंगा। हम दोनों हंसते थे और मैं उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप खुद को डार्क या नेगेटिव चीज़ों से घिरा रखते हैं तो अल्टीमेटली आप बुरी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में आने का इनविटेशन दे रहे होते हैं। और जल्दी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हर चीज़ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उस रात मैं जल्दी सो गया था क्योंकि अगले दिन मेरा एक लेक्चर था। अगली सुबह मैं अपने दोस्त के एक मैसेज से जागा जिसमें उसने पूछा था कि मैंने उसे सुबह 3 बजे क्यों कॉल किया था। मैं उलझन में था क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो पता चला कि वो सही था। मैंने सोते हुए ही उसे कॉल कर दिया था। मैंने उससे मजाक किया कि शायद डेविल ने मेरे फ़ोन से फ़ोन किया था, लेकिन फिर उसने मुझे अपने कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट भेज दिया। कॉल ठीक सुबह के 3:33 की थी। उस 333 के नंबर ने मुझे काफ़ी बेचैन कर दिया था। मेरा दोस्त हंसा और मुझे चिढ़ाते हुए कहा कि मैं नर्क में जा रहा हूँ। मैंने खुद को शांत करने और इस बात को रैशनलाइज करने की कोशिश की। मुझे लगा कि शायद ये कोइंसिडेंस था या फ़ोन में कोई अजीब सी गड़बड़ी थी। मैंने उससे बताया कि मैं गाने सुनते हुए अपने एयरपॉड्स लगाकर सोता हूँ और शायद नींद में करवट लेकर गलती से मैंने एयरपॉड्स पर डबल टैप कर दिया था और अनजाने में उसे कॉल कर दिया था। ये एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा था, तो मैंने इस बात को इग्नोर करने का डिसाइड किया। उस दिन बाद में मैंने उस शो का एक और एपिसोड देखा और नंबर 333 मुझे फिर से दिखाई दी, जिसका मेंशन इस बार एक पनिशमेंट के तौर पर किया गया था, जिसमें किसी को नर्क की खाइयों में जलाया जा रहा था। उस पल में मुझे सारे कोइंसिडेंसेस कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड लगे। मैंने तुरंत उस शो को देखना बंद कर दिया। आज भी उस बारे में सोचकर मुझे सिहरन सी होती है। वो इंसिडेंट आज तक मेरे लाइफ की सबसे डरावनी मोमेंट रही है। मुझे नहीं पता कि उस रात असल में क्या हुआ था, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रैंडम कॉल से कहीं ज़्यादा था। मैं करेंटली 20 साल का हूँ और मैं अपने साथ हुई कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये घटनाएं मेरे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में हुई और इन सब के दौरान मैं कभी भी किसी भी टाइप के ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं था। 7 से 11 साल के बीच मुझे लगातार बुरे सपने आते थे, लगभग वीक में 5 बार। इन सपनों ने मुझे इतनी गहराई से इन्फ्लुएंस किया है कि जिसकी वजह से मैं आज भी जब अकेला होता हूँ तो लाइट जलाकर सोता हूँ। सपनों में मुझे अक्सर मेरी अलमारी में एक तैरती हुई भूत जैसी परछाई दिखाई देती थी। कई बार मैं आधी रात को जाग जाता और देखता कि अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है, पर मेरे परिवार और मेरे उस घर से चले जाने के बाद मेरे बुरे सपने पूरी तरह से बंद हो गए। 12 से 16 साल की उम्र के बीच अजीबोगरीब घटनाएं मेरे साथ घटती रहीं। मैंने मेडिटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और जब भी मैं लंबे समय तक मेडिटेट करता तो मुझे आसपास अजीब सी धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगती। 17 साल की उम्र में मैंने अपनी सबसे रीसेंट एक्स को डेट करना शुरू किया था। तब तक मुझे लगा कि मेरे स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत के तुरंत बाद उसने मुझे बताया कि उसे अपने घर में लगातार आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने बताया कि रात में उसके घर की लाइट्स बार बार अपने आप ऑन ऑफ होती और घर में उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती, जो कई बार घर पर रहती भी नहीं थी। 19 साल की उम्र से लेकर अब तक मेरे एक्सपीरियंसेस और भी इंटेंस हो गए हैं। कॉलेज के अपने पहले साल के दौरान मैं यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में हफ्ते में 15 से 20 घंटे पढ़ाई करता था, हमेशा एक ही जगह पर।
कई हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे ठीक पीछे वाली अलमारियों में भूत प्रेत और जादू टोने की किताबें रखी थी। इस बात ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। ये एक छोटा सा सेक्शन था, पर फिर भी न जाने क्यों मैं हमेशा उसके ठीक सामने बैठ जाता था। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे ब्रेकअप के बाद मेरे लाइफ में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। ब्रेकअप के जस्ट अगले दिन मुझे लेक्चर हॉल की दीवारों पर और लोगों के आसपास परछाइयाँ दिखने लगी। जब मैं घर में अकेला होता तो मुझे बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई देती। मैं पागल होने लगा था। मैंने आखिरकार एक चर्च विजिट करने का फैसला किया और वहाँ के फादर ने मुझे एक क्रॉस दिया जिसे अब मैं हर रात अपने तकिए के बगल में रख कर सोता हूँ। जिस दिन भी मैं क्रॉस को पास रख कर नहीं सोता उस दिन मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। जिन लोगों के साथ मैंने ये बात शेयर की है उनमें से कुछ ने मुझे प्रोफेशनल साइकाइट्रिक हेल्प लेने की सलाह दी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद मैं एक मीडियम हूँ, मरे हुए और जिंदा लोगों के बीच का। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किस पर विश्वास करूँ। आप सबका इसके बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ मुझे बताएं। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए क्योंकि रात बहुत लंबी है।